नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंच केदारों के गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। सीएम ने कहा कि ग्रीष्मकाल के साथ साथ श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और इसके साथ ही यात्रा से जुड़े सभी व्यवसायियों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर पूरी तैयारी भी कर ली गई है और सभी सनातनियों से भी अपील की गई कि शीतकालीन यात्रा के लिए चारों धामों में आए और भगवान का आशीर्वाद भी ले। देखिए, भगवान पंच केदार के इस पौराणिक, धार्मिक और बहुत ही हम सब के आस्था के स्थल से आज भगवान से प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चार धाम यात्रा होती है उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा उत्तराखंड को बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए चुने जाने और साथ ही पुरस्कृत करने के लिए भी विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने प्रदेश में अधिकारियों को भी मत्स्य पालन के सरकार के उद्देश्य को धरातल पर उतारने को लेकर उनके कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी बीते 15 अगस्त को 200 करोड़ प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए दिए गए, जिसमें से प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में भी एक और जो बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, वहीं प्रदेश मत्स्य पालन में भी आगे बढ़ेगा। सरकार जो कमेटी थी NFDP की, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में माना है फिशरीज के काम के लिए। सारे अधिकारियों को बधाई दूंगा जिन्होंने लगातार सरकार की मंशा को धरातल पर उतारने में मदद करी है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मत्स्य पालन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हमारी दुग्ध फेडरेशन हो, ये तीनों विभाग हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं और इन तीनों को सपोर्ट हमेशा मिला है पिछले 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और दूसरे धर्मों के ऊपर हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर आपको बताते चले कि देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदाब शस्म ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश भर के लोग एकजुट हों और बांग्लादेश का कड़ा विरोध करें। सदाब शम्स ने यह भी कहा कि जब सभी प्लेटफॉर्म में बांग्लादेश का विरोध होगा तो उसे सबक भी मिल पाएगा और वहां पर रह रहे अपने भाइयों को हिंसक घटनाओं से निजात भी मिल पाएगी। देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर वहां के अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, खुलेआम उनकी हत्याएं की जा रही हैं, मुझे लगता है हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक समाज चुप क्यों है? अगली खबर चमोली से है, जहां पर 10 दिसंबर से जिला मुख्यालय के पास में अलकानंदा पर्यटन सांस्कृतिक ग्रामीण कृषि मेला का आयोजन शुरू होने जा रहा है। यह आयोजन खेल मैदान और मैठाड़ा में होगा और मेला समिति ने बैठक कर मेले की रूपरेखा तैयार की। मेले का शुभारंभ सीएम धामी करेंगे और साथ ही ये मेला 5 दिन तक चलने वाला है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सरकारी स्टॉल, ग्रामीण कृषि यूनियन के साथ साथ होने वाले कई गतिविधियों पर चर्चा की गई है। सरकारी स्टॉलों से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इस पर विस्तार से चर्चा हुई और वहीं मेला समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने भी बताया कि क्षेत्र की महिला मंगल दलों के लिए भी यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ ग्रामीण कृषि यूनियन गोष्ठी और कई खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। कृषि मेला का यहां पर आयोजन होना है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां भी जारी हैं और आपको बताते चले कि लोगों ने बैठक भी की और इस मेले को लेकर 11 दिसंबर से ये मेला शुरू होने वाला है, जिसको लेकर
तमाम तरह की बैठकें की गई हैं, जहां पर सीएम धामी भी मौके पर पहुंचेंगे और इस मेले का शुभारंभ भी किया जाएगा। आपको बताते चले कि 10 दिसंबर से मेले की शुरुआत होगी। सीएम धामी भी मौके पर पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचकर कृषि मेला का आयोजन होगा, जहां पर सीएम धामी भी पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी यहां पर मौजूद होगा। देखिए, मेला पूरे हमारे क्षेत्र के लोगों को एक जोड़ता है। इसमें क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे हर आदमी हम सरकार के द्वार, सरकार सुनती नहीं, सरकार के पास जैसे मेला शुरू होता है, यहाँ पर हमारी सरकार हमारे द्वार आएगी, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को देखेगी, उसके बाद उस पर विचार करेगी। पूरी जो सरकारी तंत्र है, हमारा जो गरीब आदमी है, हर जगह हर ऑफिस में नहीं जा पाता, ऑफिस वाले सुनते नहीं है। मेला 11 से और 15 तक हमारा चतुर्थ मेला कार्यक्रम चल रहा है। इसमें सबसे विशेष जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, विशेष स्थानीय उत्पाद एवं संस्कृति को बढ़ावा, हंस फाउंडेशन एवं पतंजलि से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी हैं। और जो हमारे क्षेत्र की तमाम जो लोग हैं, जिलाधिकारी सबिन बंसल ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड का चार्ज संभालते हुए पहली बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के कामों की समीक्षा अधिकारियों से की है और अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के अधिकांश काम जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और अभी ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि स्मार्ट सिटी के लिए भी प्रति लोगों को सोच सकारात्मक जो है वो बनानी चाहिए और जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वे लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे। जिलाधिकारी ने ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के लिए वर्क प्लान और लेबर प्लान देने के निर्देश दिए, लेकिन CPWD के अधिकारी इस पर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा सबिन बंसल ने भी कहा कि स्मार्ट सिटी की बसों का भुगतान तब किया जाएगा जब ARTO और AGM स्मार्ट सिटी की सत्यापन रिपोर्ट मिल जाएगी और इसके लिए बस का GPS डेटा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। डीएम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो जांच है वो शुरू कर दी है। पूरा मामला देहरादून से सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि परियोजनाओं के अधिकांश काम जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और जिसको लेकर GPS डेटा भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं और यहां पर बैठक की गई, GPS डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गया। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय
गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की, लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती, वो उसे झटक कर उस पर पांव रख देती है। किसान ने ये सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई। इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें, समस्याएं, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, ये सब आए दिन आती ही रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि हम उनसे मुंह मोड़ने की बजाय ईश्वर पर यकीन रखें। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट के रिलीज होने के बाद में दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दर्शक भारी संख्या में फिल्म देखने सिनेमाघर पहुंच रहे हैं और अब देहरादून और विकास नगर में भी इस फिल्म के रिलीज होने के बाद में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना भी बनाई जा रही है। इस फिल्म के जरिए क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा। उत्तराखंड की संस्कृति से युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए भी एक विशेष पहल की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस फिल्म की संकल्पना उत्तराखंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान और निर्देशन अनुज जोशी ने किया है और फिल्म में लीड रोल में अभिनव चौहान है। वह इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान ने अपनी खुशी भी व्यक्त की है। बहुत बहुत शानदार फिल्म बनी है। अभिनय शानदार, सिनेमेटोग्राफी शानदार, किरदार बहुत शानदार, मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग, फुल ऑफ फन, एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ जौनसार बाबर की जो बहुत बेशकीमती, बहुत रिच कल्चर है और जिसको जब आप थोड़ा सा फैला करके देखेंगे तो पूरे उत्तराखंड की संस्कृति का विस्तार उसी में है। हाँ, ये तो सच है कि 5 तारीख से मूवी हाउसफुल जा रही है। विकास नगर में भी डेली 3 शो चल रहे हैं और हाउसफुल चल रहे हैं, यानी कि 3-3 दिन तक के शो हाउसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो मुझे लगता है इसका एक जो आगे आने वाला समय है वो बहुत शानदार रहने वाला है और कई लोग मांग कर रहे हैं। जैसे अभी कई यहाँ पे जो थिएटर में लोग आए थे मूवी देखने के बाद, उन्होंने भी कहा कि इस मूवी को डबिंग करनी चाहिए, हिंदी में डबिंग करनी चाहिए, गढ़वाली में करनी चाहिए, कुमाऊनी में करनी चाहिए और अन्य भाषाओं में भी डबिंग करनी चाहिए। लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार इस सीजन की पहली बर्फबारी से जनपद की ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ की चांदनी चमकने लगी है। आपको बताते चले कि यहां पर पर्यटकों से भी जुड़े हुए लोगों के साथ साथ पर्वतीय काश्तकारों के चेहरों पर मुस्कान भी लौट आई है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी बर्फबारी में शामिल हैं जिनको हर सीजन की बर्फबारी के चलते भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। पिछले 3 दिनों से जिले भर में चल रही शीतलहर से कड़ाके की ठंड के चलते जिला प्रशासन ने कई स्थानों के अलाव की व्यवस्था भी की थी। आज हमारे यहाँ पे सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जैसे मोनाल टॉप हो गया, रूपकुंड हो गया, आली बुग्याल हो गया, ब्रह्मताल हो गया और इन जगहों पे जो है सारे बुग्याल बर्फ से लपथप हो चुके हैं, ढक चुके हैं, सारी बर्फ की चादर उड़ चुकी है। और यहाँ पे हमारे गांव में भी आज बर्फबारी हुई क्योंकि लगातार बुग्यालों में 3-4 दिन से बर्फबारी हो रही है। मेरे गांव में कल रात काफ़ी मौसम ख़राब हो चुका था और आज सुबह 1-2 घंटा जो बर्फबारी हुई है उससे काफ़ी राहत मिला है और
दूरस्थ क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र में पहली बर्फबारी है और पिछले 3 महीने से मौसम बिल्कुल सूखा था और फसलें बिल्कुल सूखने के कगार पे थी। इससे हमारे क्षेत्र में बर्फ पड़ने से थोड़ा सा फसलों को लाभ मिला है। और कुछ हिमालयी क्षेत्रों में आज बहुत दिन बाद बर्फबारी हुई है और मेरे गांव ईरानी में भी बहुत बर्फबारी आज सुबह से चल रही है और इस बर्फबारी से आने वाले समय में पर्यटक यहाँ पर आएंगे और साथ ही हमारी जो फसलें हैं, फसलों के लिए बहुत अच्छी ये बर्फबारी का सीजन रहेगा। विशेषकर जैसे गेहूं है, जौ है और हमारा जो सेब की जो पेड़ है उनके लिए बहुत अच्छी लाभदायक होती है। साथ ही लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बर्फबारी यदि लगातार बढ़ती रहेगी, ऐसी बर्फबारी होती रहेगी, करीब हमारे यहाँ 4 से 5 फीट तक बर्फ पड़ जाती है कभी कभार और उससे बहुत सारी दिक्कतें होती है। विशेषकर जो पशुपालक है उनका पशु बाहर निकल नहीं पाते, लोगों का बकरी पालन का काम है और उससे पशु का जो चारा होता है उनको पानी नहीं पाया जा सकता है, चारा नहीं हम लोग दे सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ आवागमन की जो सुविधा है, मार्केट जाना बंद हो जाता है, घर में बिजली की समस्या हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसे भी जूझना पड़ता है। बताते चलें कि पर्यटकों में काफी ज्यादा रोमांच देखने को मिल रहा, जहां पर मैदानों में शीतलहर का कहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसको लेकर काफी ज्यादा पर्यटकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिली, जहां पर सीजन की ये पहली बर्फबारी हुई है, जिससे काफी ज्यादा लोगों में उत्साह भी बढ़ गया है और उत्तराखंड के लोगों के साथ ही पर्यटकों का इंतजार भी अब खत्म हो गया है। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है और आपको बताते चलें कि चारों धामों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और चारधाम समेत प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश और हवाओं ने एकदम से पारा भी गिरा दिया, जिससे ठंड में काफी ज्यादा इजाफा भी हो गया है। और साथ ही पहाड़ों में बर्फबारी होने से जहां पर्यटकों का इंतजार खत्म हुआ तो वहीं काश्तकारों के साथ में स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। देहरादून समेत कई जिलों में देर शाम तक बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी और अचानक से बदले मौसम के मिजाज के साथ में गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी भी देखने को मिली। तस्वीरें आपको चमोली से दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और तापमान गिरने से ठंड ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर में जो आगजनी और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं वो वाकई में हमारे दिलों को झकझोरने वाली है, मानवता को शर्मसार करने वाली है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति में आधी आबादी की आबरू तार तार हो रही है। पहाड़ियां और घाटी सुलग रही हैं। एक तरफ सरकार इस आग को बुझाने की हर संभव कोशिश कर रही है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अफवाहें फैलाकर इस आग को भड़काने में लगे हैं। दोस्तों, इस घटना ने मुझे जंगल में लगी आग में एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी याद दिला। एक बार एक जंगल में आग लग गई। जंगल के सभी जानवरों में भगदड़ अफरा तफरी मच गई। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया वहां से भागने की बजाय अपनी छोटी सी चोंच में नदी का पानी भरकर जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं एक उल्लू चिल्ला चिल्लाकर जानवरों को डराने में लगा था। इस दौरान उसने देखा कि सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन ये नन्ही सी चिड़िया उसे नजरअंदाज कर लगातार चोंच में पानी भरकर आग बुझाने में लगी थी। ये देखकर उसने चिड़िया से सवाल किया, अरे बावली, तू बेकार में ही आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। तू जानती है इस आग को बुझाना तेरे अकेले के बस की बात नहीं है, फिर क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है? चिड़िया ने बेहद प्यारे अंदाज में कहा, सवाल ये नहीं है कि मेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी या नहीं। बात यह है कि जब भी
इस आग को बुझाने वालों की चर्चा होगी, उसमें मेरा नाम पहले नंबर पर होगा, ना कि तुम जैसे तमाशा देखने वालों का। दोस्तों, इस नन्ही सी चिड़िया की तरह हमें भी किसी विपत्ति के समय तमाशबीन बनने की बजाय यथासंभव सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करने चाहिए, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। किसी शायर ने बहुत उत्तराखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि मैदानों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। सैलानी काफी ज्यादा रोमांचित भी दिख रहे हैं और मैदानों में आपको बताते चले कि शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही। वहीं लोग ठंड के कारण घर में दुबके हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं ठंड को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और अभी ठंड आपको बताते चलें कि बढ़ेगी, इसलिए लोग बचाव के लिए एहतियात भी बरतें। वहीं बर्फबारी से यात्रा पर भी असर देखने को मिल रहा, जहां पर कई इलाकों में सड़कें फिसलन भरी भी दिख रही हैं। को तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर सैलानी काफी ज्यादा रोमांचित महसूस कर रहे हैं। मैदानों में शीतलहर का कहर भी देखने को मिल रहा और सड़कें भी सुनसान पड़ी हुई हैं। ब्राइट एंजल स्कूल के डायरेक्टर रिटायर्ड जनरल मेजर कादिर हुसैन के द्वारा 4 लोगों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156/3 में मुकदमा दर्ज कराने के बाद में आपको बताते चले कि वाद विवाद यहां पर दाखिल भी किया गया, जिसके बाद में कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं विकासनगर पुलिस ने 4 लोगों पर संबंधित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही मामला साल 2022 का है, जबकि कुछ लोगों के द्वारा ब्राइट एंजल स्कूल पर शुक्रवार को स्कूल की 12 बजे छुट्टी को लेकर भी कुछ विवाद हो गया था। तो खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बताते चलें कि बांग्लादेश को लेकर लगातार लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर एक रैली भी निकाली गई है। बांग्लादेश में जो है वो लगातार हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता आक्रोशित हो गई है और अलग अलग राज्य के अनेक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा। अब देहरादून में भी बांग्लादेश के विरोध में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया और इस मुद्दे पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार का पूरे देश में विरोध हो रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आगामी 10 दिसंबर को राजधानी देहरादून में कई संगठनों की ओर से एक बड़ी रैली भी निकाली जाएगी, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखने की मांग भी की जाएगी। हिंदुस्तान की जनता में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं सर कि लोग मांग कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश के रहने वाले लोग हैं हिंदुस्तान को उनको बैन किया जाए? देखिए, खाली हिंदुस्तान में इसका विरोध नहीं है, पूरे विश्व भर में विरोध है। ये मानवता पे चोट है, इंसानियत पे चोट है। एक अल्पसंख्यक यदि वहाँ हिंदू है, हिंदुओं में भी दलित है या अन्य लोग हैं, जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार किया जा रहा है, और मुझे इस बात का संतोष है कि चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या वहाँ के जो भी वो लोग हो जो हिंदू धर्म से संबंधित नहीं भी हैं, उन्होंने भी इस मानवता के अत्याचार के विरोध में अपनी बात कही है। आज देश भर में इसमें गुस्सा लोगों के अंदर है। यहाँ देहरादून में भी 10 दिसंबर को एक आक्रोश रैली के रूप में एक आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। बांग्लादेश में जब से बांग्लादेश की स्थापना हुई है तब से लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। समय समय पे भारत उसका विरोध भी करता है और अभी जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष के अंदर 10 तारीख को मानवाधिकार दिवस है, उस दिन प्रदर्शन तय किया है। पूरे भारत के अंदर सभी समाज के लोग, बौद्ध है, जैन है और सब इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े प्रदर्शन इसमें तय किए गए हैं जो देश के अंदर 10 तारीख को होने वाले हैं। कुछ प्रदर्शन उत्तराखंड के अंदर आज भी हैं, आज भी बड़े कार्यक्रम हैं। उधम सिंह नगर में है, हल्द्वानी में आज कार्यक्रम है।
और एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बंद करने चाहिए। हिंदू इकट्ठा होगा, हिंदू समाज इकट्ठा होगा, इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेगा तो ये सारी चीजें बंद होगी। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।